नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी अलर्ट की खबर के साथ। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मानव बम के रूप में हमला कर सकते हैं, वीवीआईपीज़ को निशाना बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ताज़ा हमलों के बाद अब दिल्ली में चौकसी बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सबसे पहले आपको सिटी सेंटर शो में दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमला करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी वीवीआईपी को मानव बम के रूप में निशाना बना सकते हैं। लाल किले पर वीवीआईपी और प्रधानमंत्री काफ़ी देर तक खुले में बैठते हैं, इसलिए आतंकी वहां हमले की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस ने भी इस खतरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो भी गेस्ट्स आएंगे वो प्रॉपरली आ सके, यहाँ पे उनका फैसिलिटेशन हो सके, उसके लिए प्रॉपरली लोकल पुलिस चेकिंग फ्रिस्किंग और ट्रैफिक के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो। इतना बड़ा प्रोग्राम है, वीआईपीज़ आते हैं यहाँ पे, इसको किसी भी तरीके से कोई भी सिक्योरिटी रिस्क ना हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एलोबरेट इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज जो रूट होता है लाल किले के अंदर, लाल किले के आसपास, उन सब जगह तो लगते ही आते हैं। हमने इस बार और सीसीटीवी कैमरास बढ़ाए हैं आसपास के इलाकों में, ताकि ना कि सिर्फ लाल किला बट उसके आसपास के इलाकों पे भी हम नज़र रख सकें। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर तैयबा, टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की हर तरह से मदद कर रही है और इन संगठनों को हमला करने के लिए उकसा रही है। कठुआ, डोडा, उधमपुर, पुंछ और राजौरी में हाल ही में जैसे हमले हुए हैं। जानकारी मिली है कि वैसे ही हमला करने वाले हथियारबंद आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ये लोग वीआईपी पर, भीड़ भाड़ वाली और अहम ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर के लिए दिल्ली हमेशा प्राइम टारगेट रही है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन, ग्लोबल जिहादी ग्रुप, घरेलू आतंकी संगठन, सिख आतंकी ग्रुप, पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन हमला कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सरकार के फैसलों से नाराज हों। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए लगातार पुंछ और जम्मू में हथियार भेज रहा है। आतंकी अंडरवर्ल्ड के क्राइम सिंडिकेट का इस्तेमाल पैसे और हथियार पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर और दिल्ली की सीमाओं पर खास चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। ड्रोन से हमले का खतरा बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह रहता है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? ड्रोन्स के लिए भी स्पेसिफिक तैयारी की जा रही है, स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स भी लगाए जा रहे हैं और मैं डिटेल्स तो शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, लेकिन पहले से ज़्यादा एलोबरेट इंतजाम किए जा रहे हैं ड्रोन्स के लिए। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इस बार खास तैयारी है। अर्धसैनिक बलों के करीब 40,000 से ज़्यादा जवान तैनात होंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती है। 7 पॉइंट पर एनएसजी कमांडो की तैनाती है और 15 लोकेशन पर उनके स्नाइपर्स तैनात हैं। 8 एयर डिफेंस गन तैनात हैं। लाल किले के आसपास 9 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कों पर पैनी नज़र है। करीब 1000 सीसीटीवी की मदद से सुरक्षा पर पैनी नज़र है। लाल किले के अंदर सीसीटीवी का कंट्रोल रूम है। लाल किले के आसपास बड़ी इमारतों की छतों पर 270 रूफटॉप में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। 15 अगस्त को लाल किले के आसपास पतंग उड़ाने पर सख्त पाबंदी है। अगर कोई पतंग आसमान में नजर आती है तो उसके लिए काइट कैचर तैनात रहेंगे। यानी राजधानी दिल्ली और लाल किले की सुरक्षा के लिहाज से कड़ी घेराबंदी रहेगी। लाल किले के आसपास तमाम जगहों पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो दिल्ली पुलिस ने कड़े कर दिए हैं। जो डिफेंस के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर जिस तरह से आतंकी खतरा है उसको देखते हुए जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो बेहद कड़े किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन ने इस वीकेंड को बेहद लंबा कर दिया है, जिसका लोग यात्रा के लिए भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा की होड़ में जो फ्लाइट टिकट्स की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। गुरुवार को 15 अगस्त
और सोमवार को राखी। बीच में शनिवार इतवार यानी शुक्रवार की छुट्टी लेने पर 5 दिन की छुट्टी। लोगों ने हिसाब लगाकर यात्रा की योजना बनाई तो विमान कंपनियों ने भी हिसाब बिठा लिया। अचानक विमानों के टिकट महंगे हो गए हैं। फ्लाइट की कीमतें किस तरह बढ़ी हैं, इसे पिछले साल की इस साल से तुलना करके समझा जा सकता है। अगर लोकप्रिय हवाई मार्गों पर 14 से 19 अगस्त के यात्रा के लिए यात्रा से 2-4 सप्ताह पहले की गई बुकिंग की तुलना करें तो दिल्ली से श्रीनगर के लिए टिकट के दाम 110%, बेंगलुरु से कोची 46%, दिल्ली से पुणे 23%, मुंबई से गोवा 51%, तो वहीं दिल्ली से गोवा के टिकट के दाम 37% तक बढ़ गए। अनलाइक रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री या कार इंडस्ट्री, जिसको देखो, जो आज प्रोडक्ट नहीं बिकता है वो कल बिक सकता है, परसों बिक सकता है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में अगर एक फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है तो सीट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो एविएशन कंपनी जो होती हैं वो एक बैलेंस स्ट्राइक करती हैं बिटवीन डिमांड एंड कैपेसिटी। लेकिन जब एक्सटेंडेड वीकेंड्स आते हैं तो सडनली डिमांड सर्ज करती है, ज्यादा लोग सीट को चेज कर रहे होते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार कि जब लीन सीजन होता है तो एयरलाइंस एडवर्टाइज करती हैं कि अगर आप इस पीरियड में टिकट खरीदेंगे फॉर ट्रैवल ड्यूरिंग दिस पीरियड तो आपको सस्ते दामों पर टिकट मिलती है। ट्रैवल वेबसाइट्स की माने तो लोग इस लंबे वीकेंड का इस्तेमाल न सिर्फ घरेलू बल्कि विदेश यात्रा के लिए भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने भले ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कप्तान बना दिया हो, लेकिन उनके लिए ये कांटों का ताज समझ में आता है, क्योंकि चुनौतियां हर तरफ से हैं। पार्टी के भीतर भी, महायुति गठबंधन के भीतर भी और विपक्ष की ओर से भी जो चुनौतियां आएंगी उनसे 2-4 फडणवीस को होना होगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे एक बार फिर से सीएम बनना चाहते हैं तो अजीत पवार की भी महत्वाकांक्षा सीएम बनने की है। महाराष्ट्र से रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा पर विराम लग गया है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली जा रहे हैं। पार्टी की ओर से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि 2 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए कप्तान देवेंद्र फडणवीस ही रहने वाले हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस के लिए जिम्मेदारी काफी चुनौती भरी हो गई है। महायुति के जो सीट्स, जो हमारी सीटें हैं, वो चुनावी सीटों की चर्चा और सीटों के बंटवारे का विषय आगे बढ़ाना, ये तुरंत ही करना, ये हमने तय कर दिया है। उसका पूरा अधिकार माननीय देवेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने दिया है और स्वाभाविकता माननीय एकनाथ जी, माननीय अजीत दादा पवार, इनसे देवेंद्र जी और माननीय रामदास आठवले जी और अन्य हमारे महायुति के नेताओं से अब जल्द ही चर्चा शुरू होगी और चुनाव जीतने का पहला कदम सीटों के बंटवारे में भी हम आगे रहेंगे। फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मराठा आरक्षण आंदोलन से है। आंदोलन के नेता मनोज जरंगे पाटिल के निशाने पर बीजेपी और खासकर देवेंद्र फडणवीस हैं। पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए काम करें। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी की सीटें इसलिए घट गई क्योंकि मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में मराठाओं ने उसके खिलाफ वोट किया। ये देखना दिलचस्प होगा कि फडणवीस मराठाओं के इस विरोध से कैसे निपटते हैं। दूसरी चुनौती है भाजपा नेताओं को विपक्षी खेमे में जाने से रोकने की। आमतौर पर चुनावों से पहले जिसका पलड़ा भारी दिखता है, नेता और कार्यकर्ता उसकी तरफ जाते हैं। 2019 में एनसीपी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, लेकिन इस बार उल्टी गंगा बहने की आशंका है। फडणवीस के सामने तीसरी बड़ी चुनौती है महायुति को साथ रखने की। सीट बंटवारे में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है। एनसीपी और शिवसेना के बीच टकराव की खबरें भी आती रहती हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को काफ़ी मजबूत किया है राजनीति में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे कोई भी निर्णय उनके विरोध में गया हो, फिर उसी निर्णय को अनुकूल बनाने में वो काफ़ी कामयाब हो चुके हैं, काफ़ी यश मिला है उनको। और आज की तारीख में
उनके जैसा नेता भाजपा के पास नहीं है, उनके जैसा चेहरा भाजपा के पास नहीं है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा निर्णय है। अगर दिल्ली ने अगर ऐसा निर्णय लिया है तो काफ़ी बड़ा निर्णय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र ही अंतिम शब्द अपना देंगे और वही निर्णय लेंगे कि चुनौती क्या है, कैसे उसका सामना करना है, उम्मीदवार किसको बनाना है और कैसे चुन कर लाना है। हिंदी की एक मशहूर कहावत है कि सोने की असली परख कसौटी पर होती है। फडणवीस इससे पहले भी कसौटी पर खरे उतर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए फडणवीस पर फिर एक बार दांव चला है। देखना दिलचस्प होगा कि फडणवीस क्या इस बार फिर एक बार कसौटी पर खरे उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बांग्लादेश में अशांति की वजह से किस तरह से हिल्सा मछली की कीमतें उड़ान पर हैं, दिखाएंगे इस पर आपको रिपोर्ट। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। हिल्सा मछली पूर्वी भारत में एक मशहूर डिश है और ख़ास तौर से दुर्गा पूजा से पहले इसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसकी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से आयात होता है, लेकिन बांग्लादेश में अशांति की वजह से ये बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में भारतीय बाजारों में इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता का मछली बाजार बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर झेल रहा है। पद्मा नदी की हिल्सा मछली की सप्लाई पर असर पड़ा है और इससे बंगाल के कई मछली कारोबारी निराश हैं। बांग्लादेशी हिल्सा मछली की सप्लाई में बहुत कमी आई है, इसलिए बिक्री भी कम ही है। दाम बढ़ने के आसार हैं। इस वक्त भी हम 1800 रुपए किलो बेच रहे हैं। हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और पश्चिम बंगाल के साथ ही पूर्वी इलाकों और नॉर्थ ईस्ट से लगती सरहदों पर इसकी बहुत मांग रहती है। उन्होंने छोटी मछलियों को पकड़ने पर भी रोक लगा दी थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी मशहूर हिल्सा कूटनीति के जरिए अगस्त से अक्टूबर के लिए भारत को हिल्सा के निर्यात की सुविधा दी थी। बांग्लादेश ने अपने देश में ही डिमांड को पूरा करने के लिए 2012 में भारत को निर्यात रोक दिया था। बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला त्रिपुरा हिल्सा के आयात का अहम रूट है। वहां भी सप्लाई थम सी गई है। सप्लाई कम हो गई है, इसलिए दाम बढ़ाने होंगे। ये सब बांग्लादेश में बवाल शुरू होने के बाद हुआ है। आज मैंने 1600 रुपए किलो के हिसाब से हिल्सा खरीदी है। पहले ये 1400 या 1500 रुपए किलो होती थी। उनका कहना है कि बांग्लादेश से संकट की वजह से सप्लाई पूरी नहीं आ रही। न केवल हिल्सा बल्कि दूसरी मछलियों के दाम भी बढ़े हैं, क्योंकि ज्यादातर सप्लाई बांग्लादेश से आती है। पिछली दुर्गा पूजा के मौके पर शेख हसीना ने बांग्लादेशी मछली कारोबारियों को 3950 टन पद्मा हिल्सा भारत को बेचने की इजाजत दी थी। इससे बांग्लादेश को विदेशी मुद्रा तो मिलती ही थी, ये कारोबार पूर्वी भारत की बाजार अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा था। अगर आयात शुरू न हुआ तो हिल्सा यहाँ की थाली से गायब ही हो जाएगी। अगरतला से एनडीटीवी इंडिया के लिए रतनदीप चौधरी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।